साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही आती हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2/1, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 3/2, 4/5 इत्यादि। अर्थात जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि सभी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 लगा देंगे तो वो p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याएं हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए √2, √5, √3, पाई, ई। अर्थात जितनी भी अभाज्य संख्याएं उन सब का अंडर रूट, अर्थात अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सब का अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा पाई और ई। पाई का मान 3.1415 ... आगे तक जाता है। ऐसे ई का मान 2.71 ... आगे तक जाता है। अर्थात ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखते हैं कि हम परिमेय संख्याओं में पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। शांत मतलब जब भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, तब 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5 पूरा हो गया, पूरा भाग जाता है। अशांत मतलब भाग देने के बाद प्रक्रिया रुक जाए, भाग देने के बाद भाग रुक जाए, वो होता है शांत। अशांत आवर्ती जो रुके ही नहीं, भाग रुके ही नहीं, देते जा रहे हैं। और उसके अलावा आवर्ती होना चाहिए, लगातार संख्याएं आती जानी चाहिए, सेम संख्याएं। तो 3 का भाग जैसे 20 में देंगे तो 6.6666 ... ऐसे 6.6666 आगे तक जाएगा तो 6.6 के ऊपर पार लगा दिया, तो मतलब रिपीट होने वाला अंक है वो है 6, तो 6.6 के ऊपर पार। तो अब हम कह सकते हैं दशमलव संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, मतलब परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती हो सकता है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, मतलब कि भाग देने पर प्रक्रिया रुके ही नहीं। जैसे 7 का भाग हम 22 में दें और भाग देने पर प्रक्रिया रुकेगी नहीं, तो आएगा 3.1413 आगे 1415 आगे तक जाएगा। तो इन ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती। अभी हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन को अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन, प्रमेयिका को अंग्रेजी में कहते हैं लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये किसने दी? ये एक गणितज्ञ थे, ग्रीक गणितज्ञ। कहाँ के थे? ग्रीक के गणितज्ञ थे यूक्लिड। इसी पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसी पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आधारित है। अगर ये हमको आएगी तो इसी पर आधारित रहेगी क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। जब किसी अशून्य पूर्णांक
ए को बी से भाग दिया जाता है और भागफल क्यू आता है। दोबारा से, जब किसी अशून्य मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा पूर्णांक होना चाहिए जो जीरो नहीं हो, तो अशून्य पूर्णांक को एक अन्य पूर्णांक बी से भाग दिया जाए। बी भी क्या है? अशून्य। तो ए और बी दोनों क्या है? अशून्य। तो जब ए कोई अशून्य पूर्णांक है, उसमें किसी अशून्य पूर्णांक बी से भाग दिया जाए तो भागफल क्यू आता है और शेषफल आर बचता है। तो जैसे हम पहले पढ़ते थे बचपन में कि हमने किसी जैसे 5 में भाग दिया 4 का भाग दिया। 4 क्या है? अशून्य, शून्य नहीं है। 5 भी शून्य नहीं है, तो 4 का भाग दिया 5 में एक बार, ये भागफल आ गया। शेष क्या बचा? 1, तो ये शेषफल हो गया। तो बचपन में हम पढ़ते थे ना कि भाग देने के बाद भाग की जांच कैसे करें। तो भाजक गुणा भागफल, जब भाजक का भागफल से गुणा कर दें और उसमें शेषफल को जोड़ दें, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 में यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 5। मतलब जब भाजक का भागफल से गुणा किया जाए और उसमें शेषफल जोड़ा जाए तो वो भाज्य के बराबर आएगा। ये भाज्य। तो कैसे पहचान करेंगे भाज्य भाजक भागफल का? तो ये भाजक है, जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो जब 4 का 5 में भाग दिया, एक बार दिया, कितना आया? 4, और शेषफल कितना बचा? 1। तो अब हमें भाग की जांच करनी कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो भाजक गुणा भागफल, 4 का गुणा 1 से किया, प्लस शेषफल कितना? 1। तो 4 गुणा 1 प्लस 1, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो बराबर कितना आ गया? 5। अगर ये बराबर है तो हमारा भाग सही है। तो हमको याद रखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो b गुणा क्यू भाजक गुणा भागफल, तो b गुणा क्यू प्लस शेषफल r, तो a बराबर, a क्या है? भाज्य बराबर a बराबर b गुणा क्यू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल r, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ a और b अशून्य पूर्णांक हैं, a और b क्या है? अशून्य पूर्णांक है, मतलब ये शून्य नहीं होने चाहिए। ऐसे ही q और r अन्य पूर्णांक हैं। जहाँ r का मान जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। या तो शेषफल 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, और हमेशा जो शेषफल आएगा वो भाजक से छोटा आएगा। अब छोटा क्यों आएगा? क्योंकि जब अगर ये भाजक से बड़ा हो गया, शेषफल अगर भाजक से बड़ा हो गया तो भाग आगे हम दे सकते हैं, तो उसको हम शेषफल उसको नहीं कहेंगे। तो इसलिए जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है, नहीं तो भाग आगे चला जाएगा, भाग की प्रक्रिया आगे हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे अगर 5 बचता दोबारा से तो 4 का भाग दे देते, फिर भी 1 बचता नीचे। तो इसी को हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम दे दिया है। क्या है? दोबारा से बता देते हैं पूरा ही। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं। ग्रीक गणितज्ञ थे यूक्लिड, इनके द्वारा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दी गई, और इसी पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधारित है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब भाजक का भाज्य में भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है वो यहाँ लिख देते हैं, और जो शेषफल आता है वो नीचे लिख देते हैं। तो a और b कोई अशून्य पूर्णांक है, तो a में b का भाग दिया जाए तो उत्तर q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है।
इस प्रकार समझ सकते हैं। 4 का भाग 5 में देते हैं तो एक बार गया 4 आया, बचा कितना 1। तो 4 क्या है, भाजक जिसका भाग देते हैं। ये क्या है, भाज्य जिसमें भाग देते हैं। और जो उत्तर आता है उसे भागफल कहते हैं और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो यही सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम दे दिया गया है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी दोनों अशून्य पूर्णांक हैं। ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 हो गए तो ये प्रमेयिका फेल हो जाएगी। तो क्यू और आर अन्य पूर्णांक है, जहाँ तो ये हो गया ए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल बी क्यू प्लस आर और शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का क्यू से गुणा किया बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल 0 से बड़ा होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और उसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए या और भाजक से छोटा होना चाहिए। ये हम कुछ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह प्रमेयिका शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब 0 को छोड़ दें और सभी पूर्णांक हैं उन सभी के लिए यह प्रमेयिका लागू होती है। मतलब इस प्रमेयिका को प्रयुक्त कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। तथा Q और R शून्य भी हो सकते हैं। अब जो भागफल और Q क्या है, भागफल और शेषफल दोनों शून्य भी हो सकते हैं। भागफल शून्य हो सकता है, शेषफल भी शून्य हो सकता है। अगला है शून्य से किसी भी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता। शून्य से किसी भी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए b अशून्य होता है। अगर b शून्य हो जाएगा तो भाग ही नहीं जाएगा, तो इसीलिए b अशून्य होता है। तो इसीलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b को अशून्य मानते हैं। और a को अशून्य क्यों मानते हैं वो भी बताएंगे। यदि a और b में से कोई भी शून्य नहीं है तो इन पर भाग संक्रिया लागू कर सकते हैं। अगर a और b में से कोई भी अशून्य, दोनों मतलब a और b में से कोई भी शून्य नहीं हो अर्थात अशून्य हो, तो हम इस प्रमेयिका को लागू कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर a शून्य हो जाएगा तो भाग की प्रक्रिया तो शुरुआत में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए a भी शून्य नहीं हो सकता। तो a और b यहाँ पे अशून्य होते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।